हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की क्लास नंबर 13 में चैप्टर थर्ड वही सैलरी। अब सैलरी के अंदर हमें अर्न लिव इनकैशमेंट और इसके बाद में हमने स्टडी कर ली थी ग्रेजुएटी। अब इसके बाद हम आज स्टडी करेंगे पेंशन और कंपनसेशन। देखिए आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो क्या पेंशन में क्या होता है कि आपको जो रिटायरमेंट के बाद में जो पैसा मिलता है पूरा एक बार के अंदर, वो आपके आगे जीवन जीने के लिए दिया जाता है वो पैसा। ठीक है, जैसे आपने 60 साल की सर्विस कर ली, अब आगे लाइफ के अंदर आपसे अब काम नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन आप जीवन यापन कर सके, हमारा जीवन जी सके, इसके लिए पेंशन दी जाती है। अब पेंशन में अब ये स्कीम आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पेंशन क्या व्यक्ति की इच्छा पर होता है, वो चाहे तो पूरी अमाउंट एक साथ भी ले सकता है, कहीं कहीं स्कीम अवेलेबल होती है उसे एक साथ ले ले, और या चाहे तो अधिकतर पैसा है ना पर मंथ बेस में मिले। अधिकतर जो सामान्यतः जो किया जाता है एक लिमिट तक तो पैसा है ना वो कैश में ले सकता है, मतलब रिटायरमेंट हुआ 60 ईयर्स कम्प्लीट हो उसी साथ एक साथ मिल जाएगा। फिर बाकी पैसे को पेंशन में डिवाइड कराता है कि मुझे पर मंथ 22,000 10,000 20,000 पर मंथ मेरे को चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग मिलते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेंशन क्या हो गया कि मंथली पेंशन हो सकती है। मंथली पेंशन किससे बनेगी? जो रिटायरमेंट के बाद में पर मंथ मिलेगी आपको, और एक लमसम पेमेंट होगा, एक मुश्त भुगतान होगा जो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो अभी यहाँ बात हो रही है मंथली पेंशन की। तो मंथली पेंशन को एज ए सैलरी ही मान लीजिए आप, और उसे हर एक व्यक्ति के लिए वो टैक्सेबल होगी, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो लोकल बोर्ड का एम्प्लॉई है, चाहे सिक्योरिटी एजेंसी का है, कोई आपके लिए अलग अलग नियम नहीं है। मंथली पेंशन मतलब इनकम है, आपकी इनकम है, और इनकम सभी के लिए टैक्सेबल हो, कोई भी एम्प्लॉई हो सबके लिए टैक्सेबल है। ठीक है, अब एक चीज़ में कंसेप्ट आता है, कभी कभी क्या था, जो कर्मचारी था, जो एम्प्लॉय था, वो तो एक्सपायर हो गया। ठीक है, वो किसी कारण से उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उसकी जो सैलरी का जो पर मंथ जो पेंशन बन रही थी, सैलरी कारण जो पर मंथ पेंशन बन रही थी, वो उसकी वाइफ को मिल रही है, या फिर हस्बैंड को मिल रही है, किसी बच्चों को मिल रही है, किसी और को मिल रही है पेंशन। अब वो उनको ना मिल, क्योंकि वो है ही नहीं अब तो इस प्रकृति के अंदर। तो अब ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि जब ऐसी पेंशन परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिलती है, तो इसे बोलते हैं अपन फैमिली पेंशन। क्या बोलते हैं इसे? फैमिली पेंशन। अब आपके पास में क्वेश्चन बनाया जाता है कि यहाँ पर इसको हम क्यों डिस्कस करें। यहाँ पर इससे डिस्कस करना जरूरी है कि जब फैमिली पेंशन है, वो कर्मचारी को खुद को नहीं मिल रही है, वो उसकी वाइफ या हस्बैंड को मिल रही है, उसके बच्चों को किसी और को मिल सकती है वो। अब देखिए उसके, वो खुद जो कर्मचारी था वो तो वहाँ पर खुद कर्मचारी था, वो उसका नियोक्ता था, तो वहाँ पर एक रिलेशनशिप मेंटेन थी उन दोनों के बीच में। वो क्या रिलेशनशिप थी? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जो हमने सबसे पहले ही पढ़ा था। कर्मचारी व नियोक्ता वाला जो संबंध है वो होना चाहिए। अब वो कर्मचारी एक्सपायर हो चुका है, तो उसकी वाइफ या हस्बैंड के मध्य तो वो वाला रिलेशनशिप रहा नहीं, तो वाला रिलेशनशिप नहीं रहा। तो इस कारण जब ऐसी इनकम परिवार के किसी अन्य सदस्य को मिलती है, तो इससे टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। अब ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एम्प्लॉय को मिलती है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल है। एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है, किसी और व्यक्ति को मिल रही, तो वो तो कर्मचारी नहीं है ना, वो तो उस कंपनी कर्मचारी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट सेवा के अधिकारी नहीं है। तो इस केस के अंदर अदर व्यक्ति को जब फैमिली किसी परिवार सदस्य को मिलती है, तो उसे टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जो पाँचवा हेड है अंडर सेक्शन 56 के अंदर टैक्सेबल है, वहाँ पर होगी वो। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, मतलब लमसम पेमेंट हो जाए आपको, पेंशन की एक मुश्त राशि मिल जाए आपको, तो आपको एक मुश्त राशि मिल रही है, तो इसके लिए रूल नंबर 1 है। अलग अलग जगह अभी अलग अलग नियम हो जाएंगे यहाँ पर कि आपको एक मुश्त राशि मिल रही है। किस किस को मिल रही है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, लोकल बॉडीज़ को मिल रही है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस जो निगम हैं, गवर्नमेंट के जो निगम्स हैं होते हैं ना, जैसे आपकी जयपुर डिस्को बिजली विभाग कंपनियां हैं, जैसे राजस्थान सरकार के पास में रीको हुआ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेल गेल हेल जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ओ एन जी सी जी है, एच पी हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह, ऐसे बहुत सारी जो कंपनियां जिनमें भारत सरकार की हो। तो सरकार की जो कंपनियों जो कर्मचारी है, जजेस हो, वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। तो इन सब के लिए ये क्या होती है, सबके लिए फुली एग्जम्प्ट है। यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहूँगा। तो देखिए, तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि इस तरह से यदि इन व्यक्तियों को यदि ये पेमेंट मिलता है, किन किन को व्यक्ति को पेमेंट मिलता है, यदि आप जब पहले बताइए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, लोकल बॉडीज हो गए आपके, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो गए, जजेस ऑफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो इनके लिए क्या होगा? ये फुली एग्जम्प्ट होगी। कौन सी? ये है जो लमसम पेमेंट मिल रहा है आपको, जो एक मुश्त पेमेंट मिल रहा है, आप हिंदी में बोलेंगे इसे क्या मिल रहा है? एक मुश्त पेमेंट जो मिल रहा है। तो इस तरह का यदि पेमेंट मिल रहा है, तो वो क्या होगा? फुली एग्जम्प्ट होएगा। यदि किन किन व्यक्तियों को मिल रहा है वो पेमेंट? इन इन व्यक्तियों को मिल रहा है।
लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इनके लिए होगा फुली एग्जाम्ड। और कौन सा पेमेंट जो मंथली नहीं है, मंथली तो हमें क्या सभी के लिए टैक्सेबल था, वो ऊपर स्टडी हम कर चुके हैं। इसके बाद में बताया कि फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अदर एम्प्लॉय से बड़ी ये काम रहते हैं जो भी ऊपर नहीं आए वो सबके सब यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब लोकल बॉडीज़ को हमने ऊपर ले लिया है या तो सब वहाँ चल गए हैं, कॉर्पोरेशन वहाँ चल गए हैं, तो अब इसके मतलब आप मान लीजिए कि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ यहाँ बच गए और कुछ नहीं बचा, यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयज़ बच गए। क्योंकि एम्प्लॉयज़ का अलग कैडर हो सकते हैं, आप दो ही कैडर ने मत मानिए। आप यदि मानते हैं इनकम टैक्स में दो ही पर्पज होते हैं तो गलत है। जैसे आप मानते हो एक सरकारी कर्मचारी, एक प्राइवेट कर्मचारी, नहीं, सरकारी कर्मचारी के अंदर अलग अलग फ्रेंचाइजीज हो जाती है। जो एक तो होता है प्योर गवर्नमेंट है, एक है जो कॉर्पोरेशन से मतलब सरकार भारत सरकारी जो कंपनियां उनमें काम करते हैं, ठीक है। जो आपके बैंक्स वगैरह होते हैं ये भी कंपनियां मानी जाती है। एक होती है लोकल बॉडीज़ होती है। लोकल बॉडीज़ का मतलब होता है जैसे जेडी हुए, भरतपुर नगर निगम हो गया, पंचायती राज हो गए, तो ये सब अलग चीज़ मानी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि एम्प्लॉय के दो ही कैडर नहीं होते हैं। आप एम्प्लॉय ये मानते हो प्राइवेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गलत है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ हो गए, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस हो गए, तो ये इनका एक अलग कैडर हो गया। तो इस तरह हम कैडर्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि कभी कभी सबके लिए अलग अलग स्कीम हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो ऊपर नाम नहीं आया वो सारे यहाँ पर आ गए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो बाकी बचे हुए सारे एम्प्लॉय यहाँ आ जाएंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय वगैरह सब यहाँ पर आ गए। तो इसमें बात करते हैं कि अब इसमें दो कंडीशन दी बताई गई है आपको कि आपने इसके साथ में ग्रेचुटी आपको वहाँ मिलती है या नहीं मिलती है। यदि मान लीजिए आपको वहाँ पर ग्रेचुटी मिलती है, आपको वहाँ पर क्या होता है व्हेन ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड, मतलब आपको ग्रेचुटी अमाउंट वहाँ पर ली है, आपको वहाँ मिलती है, आप ऐसी जगह काम करते हो, तो पेंशन का 1/3 भाग एग्जम्प्टेड मतलब कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। ये आप एग्जम्प्टेड मतलब टैक्स फ्री भी लिख दिया। मैं एग्जम्प्टेड वर्ड यूज़ करता हूँ हमेशा, आप इसे टैक्स फ्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतर जो अच्छा वर्ड है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन मैं बायस हो जाता हूँ कहीं ना कहीं पर, जो मैं एग्जम्प्टेड वर्ड यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, है ना। एग्जम्प्टेड मतलब छूट है या टैक्स फ्री होता है, चलो सही वर्ड तो ये क्या होता है, टैक्स फ्री। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि क्या बताया गया है आपको यहाँ पर कि यदि आप ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो पेंशन का 1/3 भाग, देखो मैंने यहाँ रिसीव अमाउंट नहीं बोली, यहाँ बोली पेंशन मतलब फिर यहाँ लिख भी दिया है होल ऑफ अमाउंट, संपूर्ण राशि लिख दी मैंने। संपूर्ण पेंशन मतलब आपको ये बोले कि मैंने 2/3 मैंने पेंशन ले ली और 60,000 मेरे को मिले, तो 60,000 मुझे मिले, तो पेंशन यदि हम बात करेंगे आपको 2/3 ही मिली है, ठीक है। मैं वापस से एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपको आपकी जो पेंशन बनी आपकी, तो पेंशन बनी आपकी कितनी, पेंशन रिसीव्ड कर लिया आपने 60,000, और ये टोटल जो पेंशन थी उसका 2/3 भाग आपने रिसीव कर लिया। कितना रिसीव कर लिया, 2/3 पार्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अब आपका मतलब यहाँ पर आपसे एग्जाम पूछ जाए कि यहाँ 1/3 वो पेंशन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60,000 का 1/3 करोगे, क्योंकि ये पेंशन बोला गया है यहाँ पर, रिसीव्ड अमाउंट नहीं बोला, ये आपकी रिसीव्ड अमाउंट है। और रिसीव अमाउंट कितनी है, टोटल पेंशन की 2/3 है। तो टोटल पेंशन अभी तक और ज़्यादा हो सकती है, और ज़्यादा कैसे होगी आपस समझ लेना। पेंशन रिसीव्ड वर्ड है यहाँ पर, रिसीव्ड मतलब आपने प्राप्त किया है, प्राप्त कितना किया है आपने, 60,000, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पेंशन फिर मैंने अप्रूवल किया, पेंशन की संपूर्ण राशि होल ऑफ अमाउंट है ये। तो सबसे पहले आप इसकी होल ऑफ अमाउंट निकालेंगे, क्वेश्चन अधिकतर आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपको होल ऑफ अमाउंट निकालनी पड़ेगी। होल ऑफ अमाउंट कैसे निकालेंगे, पेंशन यहाँ पर आपने 2/3 मतलब अपनी जो भी पेंशन बनती है उसका 2/3 भाग ही आपने रिसीव किया है, तो टोटल पेंशन कितनी बनेगी पहले तो आप ये सोचिए। टोटल पेंशन देखिए कैसे निकलती है, जैसे मैंने बताया कि 2/3 भाग मिलकर कितना बन रहा है, 60,000 मिल रहा है। तो टोटल पेंशन 1 होती है, किसी भी डिवाइडेशन का पूरा कंप्लीट पार्ट 1 होता है। जैसे परसेंटेज का 100 पार्ट होता है ना, वैसे 1/2, 2/3, थर्ड मतलब इनके जो बटा बटी में होते हैं उनका जो डिवाइडेशन जो दिए हुए थे उनको पूरी अमाउंट की 1 होती है, होल ऑफ अमाउंट 1 मानी जाती है। जैसे परसेंटेज हम बोलते हैं 20% इतना हो गया, 30% इतना हो गया, तो 100% को अपन पूरा मान लेते हैं कि कंप्लीट कहते हैं 100%। तो ये 60,000, अब इस 60,000 में 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 या नीचे ना आकर ये इंटू में चला जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की। तो तीसरा या नीचे ना आकर इंटू में चल जाएगा, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30,000 और मल्टीप्लाई 3, तो या होल ऑफ अमाउंट बनेगी इसकी 90,000। तो आपकी पेंशन की रिसीव अमाउंट कितनी हुई, 60,000, लेकिन पेंशन की टोटल अमाउंट कितनी बनी, 90,000। तो अब आपको यहाँ पर जो 1/3 जो आपको बेनिफिट मिलेगा ना वो 90,000 का मिलेगा, संपूर्ण पेंशन का मिलेगा। संपूर्ण पेंशन कितनी है आपकी, 90,000। तो फिर आप 90,000 का 1/3 निकालेंगे, ना कि 60,000 का 1/3 निकालेंगे। आया समझ में, जो 60,000 दिया हुआ था ना आपका, ना कि उसका 1/3 निकालेंगे। वो आपके लिए आंसर नहीं है, क्यों, केवल एक पार्ट है उसका। वो उसमें बताया गया था क्वेश्चन में कि 2/3 है ये पेंशन का पार्ट है, मतलब 1/3 अभी तक तो बाकी है, तो 1/3 और ऐड करेंगे तब जाकर अपना पूरा अमाउंट कितना बना, 90,000। तो 90,000 का अमाउंट है, छूट मिलेगी आपको एग्जाम जो टैक्स फ्री की वो इतनी होगी।
एग्जाम्प्ट मतलब यहाँ क्या मानना है आपको, टैक्स फ्री। सही वर्ड क्या है इसके लिए, टैक्स फ्री। तो आप हमेशा टैक्स फ्री वर्ड यूज़ करें। वेन ग्रेचुटी अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यदि आप ऐसे जगह काम करते हैं जहाँ पर ग्रेचुटी की जो अमाउंट है वो आपको नहीं मिलती है, तो आपको ये बताया गया है कि 1/2 भाग, मतलब हाफ जो पेंशन है वो आपको, पेंशन का संपूर्ण पेंशन का 1/2 भाग वो एग्जाम टैक्स फ्री माना जाएगा। ठीक है, जिससे वापस उसी क्वेश्चन देखिए कि आपको पेंशन का 2/3 भाग, ठीक है, पेंशन का 2/3 भाग मतलब 60,000 रुपये आपको मिला। हमने निकाला कि ये तो एक 2/3 पार्ट है, 1 पार्ट मतलब पूरा मान दे तो पूरा पेंशन कितनी आ गई थी हमारी, 90,000 पेंशन आ गई थी, वो हमने सोल्व कर लिया था। तो 90,000 का अब यहाँ पर 1/2 भाग मतलब कितना आएगा यहाँ पर 45,000। तो 45,000 हमारा एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी हमारा टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है, बाकी हमारा टैक्सेबल मानी जाएगी। आगे एग्जाम्पल और है वहाँ और सोल्व करेंगे। यहाँ मैं छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिए। आपको भी बेसिक जो यहाँ पर जो पढ़ने वाली बात है वो केवल रूल्स की पढ़ने वाली बात है। रूल्स क्या बोलता है आपका, रूल्स बोलता है कि ग्रेच्युटी अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं तो 1/3 पेंशन के क्या होगा, टैक्स फ्री मानी जाएगी होल ऑफ पेंशन के, और ग्रेच्युटी अमाउंट नॉट रिसीव तो आधी अमाउंट आपकी क्या मानी जाएगी, टैक्स फ्री मानी जाएगी। इसके बाद में कर्मचारी की मृत्यु पर के लिए ये बताया गया है, किसी कर्मचारी की मृत्यु पर प्राप्त एक पेंशन परिवार के सदस्य के लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। वो हमने पहले ऊपर भी पढ़ लिया। ठीक है, चाहे वो मंथली पेंशन हो चाहे एक मुश्त पेंशन हो, तो क्योंकि हमने संबंध ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप तो रहा नहीं, कर्मचारी नियुक्त वाला संबंध तो रहा नहीं, क्योंकि कर्मचारी टैक्सर हो चुका है। तो अदर व्यक्ति को यदि मिल रही है, परिवार के सदस्य को मिल रही है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, चाहे वो एक मुश्त मिलती हो। अब यहाँ पर क्या मतलब एक मुश्त मतलब लमसम पेमेंट मिल गया हमको, एक साथ पूरा पेमेंट मिल गया हो, और वहाँ पर क्या मंथली पेंशन थी। अब एक लमसम पेमेंट के लिए बताया गया है कि ये 15,000 रुपये एग्जाम्प्ट होंगे या 1/3 ऑफ पेंशन, वो भी रिसीव अमाउंट, दोनों से जो भी कम हो उसको वही टैक्स फ्री मानी जाएगी आपके लिए। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंस हो गया। आप इसे बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर कि ऊपर तो क्या बोला था, होल ऑफ अमाउंट का, जैसे अब इस क्वेश्चन में बोला जाए कि 2/3 भाग था 60,000 रुपये, 2/3 भाग मतलब 60,000 रुपये आपने पेंशन ले ली। उस हिसाब से हमने डिसाइड किया था कि पूरी पेंशन है वो आपके लिए कितने बन रही है, 90,000 पेंशन बन रही है आपकी, ये भी आपने देख लिया था हमने। लेकिन यहाँ पर जब 1/3 ऑफ पेंशन करेंगे तो रिसीव्ड अमाउंट करेंगे, रिसीव्ड अमाउंट कितनी, फिर यहाँ पर 60,000 का करेंगे हम यहाँ पर आंसर। पीछे ऊपर वाले कैलकुलेशन और 90,000 पूरा पेंशन पकड़ रहे, होल ऑफ अमाउंट पकड़ रहे, तो यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, रिसीव्ड अमाउंट कितनी होगी आपकी 60,000। आप इसी एग्जाम्पल को बार बार याद रखेंगे, 60,000 आपकी क्या हो गई रिसीव्ड अमाउंट, तो इसका 1/3 करेंगे, और 15,000 दोनों में से जो भी कम है वही एग्जाम्प्ट माना जाएगा आपका, दोनों में से जो भी कम हो वही आपका एग्जाम्प्ट माना जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रूल, ये हमारे ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं पूछे जाने वाले हैं। अब इसके बाद में देखो हम आगे करते हैं स्टडी। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, पेंशन हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वापस से रिपीट करना चाहो तो कितना सा है कि मंथली पेंशन है वो सभी के लिए टैक्सेबल है, और यदि एक साथ आप पेमेंट लेते हो तो उसके पास में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए तो पूरी एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, लोकल बॉडीज़ के एम्प्लॉई, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के। यदि अदर कोई एम्प्लॉइज़ के अलावा, तो आपको देखना होगा सबसे पहले कि वहाँ ग्रेच्युटी मिल रही है या फिर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है। ग्रेच्युटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ पेंशन एग्जाम्प्ट, और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 ऑफ पेंशन अमाउंट, होल अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री माना जाएगा। अब एक वर्ड आता है नया ऐसे ही सेम, कंपनसेशन बोलते हैं क्षतिपूर्ति को। अब ये क्या होता है, ये कब मिलता है, आप देखिए कभी कभी क्या है, कर्मचारियों किसी भी योजना के तहत छटनी की जाती है, मतलब छटनी से मतलब क्या, उन्हें अलग किया जाता है कि हम किसी भी कारण से, टेक्निकल रीजन से हम हमारी कंपनी का आगे नहीं चला सकते हैं, या इस कंपनी को प्राइवेट हाथ में बेचा जा रहा है या किसी और को बेचा जा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या फिर वैसा प्रोडक्शन आपको बंद हो चुका है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, कर्मचारियों को बाहर निकालना स्टार्ट कर दी कंपनी, भाई हमारा प्रोडक्शन कम बिक रहा है। जिससे आप मान कर चलिए किसी टाइम पर जो बेसिक फ़ोन बनाया करती थी कंपनी, वो बेसिक फ़ोन काफ़ी ज़्यादा बना करते होंगे उसके, तो बेसिक फ़ोन उसको बनाना आता है लेकिन उसको मोबाइल बनाना नहीं आता उस कंपनी को, तो बेसिक फ़ोन अब धीरे धीरे चलना बंद हो गए। ऐसे आप टीवी देखिए तो पुराने टीवी थे, बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, तो उस तरह का प्लांट लगा हुआ है टीवी का, तो वो तो पहले तो वो काफ़ी चल गया होगा। लेकिन मान लो उसने एलईडी नहीं बना पाता, वो एलईडी एलसीडी टीवी नहीं बना पाता है, तो आज टाइम में प्लांट बंद पड़े होंगे। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को घर से बाहर निकाला होगा, कंपनी से बाहर निकाला होगा, घर के लिए रास्ता दिखाया होगा, भाई आप जाइए, अभी यहाँ से हमारे पास काम नहीं हो रहा। तो टेक्नोलॉजी में चेंज मान लो, या बिजनेस का गिरावट मान लो, कोई से भी ऐसे रीजन्स आ सकते हैं, या फिर ना कोई प्लांट में आग वगैरह लग जाए, बहुत सारे कोई भी रीजन हो सकता है जिससे ना कर्मचारियों को बाहर निकाला जा सकता है। अब ऐसे इसके अंदर वही ABC 3 पॉइंट बन रहे हैं। तो 3 पॉइंट के अंदर वो पहला पॉइंट वो सामान्य से बात जो सबके अंदर हुआ करता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। बी पॉइंट जो भी आपके लिए नोटिफाई कर रखा था गवर्नमेंट ने, जैसे अभी इस क्वेश्चन के अंदर 5 लाख डिसाइड कर रखा है आपने देखा था, और ग्रेच्युटी के अंदर 20 लाख था, अर्न लीव इनकेशमेंट के अंदर 3 लाख था। तो इस तरह से ये जो भी सेकंड पॉइंट है वो बन जाता है आपके पास में, जो भी गवर्नमेंट नोटिफाई कर रखा है।
तीसरा है कि ये अपने पास में इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट है 1947, तो इसकी सेक्शन 25(b) के अंदर बताया गया है कि इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिए। तो ये तो यहाँ पर एक केवल नाम याद करना है, बाकी जो मेन जो आपका जो जो इस सी पॉइंट में याद करना है वो तो ये है, वो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पर, है ना, रेड पेन से लगी लिखा हुआ है कि 15 डेज, मतलब आपको ये माना गया है कि पर ईयर हमें ये देना चाहिए कि उसे 15 डेज़ का बेनिफिट देना चाहिए, कि उसने मान कर देना चाहिए कि एक साल के अंदर 15 दिन का उसका कंपनसेशन का पूर्ति करनी चाहिए हमें। एवरेज पर डे सैलरी उसकी कितनी बनती है, मंथली सैलरी नहीं, पर डे सैलरी। यहाँ पर हमने डेज की कहानी ली है तो हम यहाँ पर डे सैलरी ले रहे हैं। एवरेज पर डे सैलरी कितनी। पीरियड ऑफ सर्विस, यहाँ तीसरा हम करेंगे पीरियड ऑफ सर्विस, 10 साल 20 साल 15 साल की जो भी उसने सर्विस उसने कंप्लीट कर ली है। अब इन सबको नीचे हम आगे स्टडी करेंगे, इसका एक्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं, मेन चीज़ हमारे पास में यही था कि हम इसको याद करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला, फॉर्मूला ये बना था 15 डेज एवरेज पर डे सैलरी और पीरियड ऑफ सर्विस, मतलब 15 दिन की सैलरी देनी है। कुल मिलाकर हमने बात करना है कि 15 दिन की सैलरी देनी है। अब देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम में जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 से बताया गया है कि सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन क्षतिपूर्ति राशि बनाना है। तो इसलिए हमने वहाँ फॉर्मूले के अंदर 15 डेज लिया था। जैसे यहाँ फॉर्मूला वापस लिखा है 15 डेज एवरेज पर डे सैलरी और सर्विस ऑफ पीरियड। तो वापस यहाँ 15 डेज क्यों लिया है, क्योंकि माना गया है कि हमें 15 डेज की सैलरी एक ईयर की हम उसमें मान दें। सर्विस पीरियड वही है, 6 माह से अधिक होने पर क्या मानेंगे, 1 वर्ष मानेंगे। 6 माह तक 0 और 6 माह से एक दिन भी अधिक हुआ तो आप प्लस 1 वर्ष अधिक करेंगे। जैसे कहा था 15 वर्ष 6 माह 1 दिन, तो 16 वर्ष हो जाएंगे आपके, पहले भी हम उससे डिस्कस कर चुके हैं। वेतन, अब औसत वेतन क्या होता है कि कर्मचारी को पेमेंट का सिस्टम अलग अलग होता है। यदि मासिक हो, मतलब नॉर्मली मासिक की पेमेंट होता है, मासिक यदि पेमेंट होता है यहाँ पर कर्मचारी को, तो हम लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी को एवरेज करेंगे, है ना, पर डे सैलरी निकालेंगे। अब क्यों मैं वहाँ पर डे सैलरी चाहिए ना, पर डे सैलरी निकालें, तो पर डे सैलरी एवरेज सैलरी कैसे निकालेगी, लास्ट 3 मंथ सैलरी प्लस डिवाइड बाई कैलेंडर डेज, मतलब लास्ट के 3 मंथ्स में जो भी आ रहा है। जैसे हमारा जनवरी फरवरी और मार्च आया, तो जनवरी 31, मार्च अभी आया तो 29 का है, और फिर जनवरी वो भी 31 का है, सॉरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी 31 डेज़ की हो गई, फरवरी 29 डेज़ की हो गई, और मार्च हो गए 31 डेज़ का हो गया। तो इस प्रकार से हम जो भी अपने पास में जो भी टाइम है उसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, जो भी हमें काउंट आएंगे। तो लास्ट 3 मंथ के चलेंगे, डिवाइड करेंगे कैलेंडर डेज से। सप्ताह की पेमेंट हो तो 4 वीक का लेना है, फिर उसमें कितना लेना है, 4 वीक का, और 4 वीक में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं, 7 चौक 28, 28 दिन होते हैं, 28 का भाग देंगे। दैनिक हो तो लास्ट 12 दिन का बाद लेना, 12 दिन का एवरेज निकालना, मतलब 12 डेज की सैलरी को बटे 12 कर देंगे। अब यहाँ 12 डेज लेंगे, मतलब क्या हो सकता है कि आपकी सैलरी में बदलाव आया हो, कभी सैलरी आपको ज़्यादा मिली हो, कभी कम मिली हो। जैसे कि लेबर वर्क होते हैं ना, तो इसको संडे का पेमेंट अलग हो सकता है, ओवर टाइम का पेमेंट अलग हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें चेंज कर देती है, सैलरी का पैटर्न को चेंज कर देती है, ठीक है। तो इस कारण मासिक होने पर लास्ट के 3 महीने को एवरेज करेंगे। कुल मिलाकर अपन इतना ध्यान रख रहा है कि अपन यदि मासिक पेमेंट है तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें मासिक पेमेंट होने पर 3 मंथ्स लेंगे। साप्ताहिक पेमेंट होने पे 4 वीक लेंगे हम यहाँ पर, और दैनिक पेमेंट होने पर अपन 12 डेज लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अपन लेंगे। अब इसके बाद में हम बाकी आगे करते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पर। यहाँ सैलरी का मतलब सबसे लार्ज है, सबसे लार्ज सैलरी का मतलब क्या है, यहाँ पर सारी लगभग सब कुछ लेना है। सैलरी में ऑल को कैश पेमेंट लेंगे, जो भी सारा कैश पेमेंट है वो लेंगे, एक्सक्लूडिंग बोनस और ग्रेचुटी etc। कुछ इस तरह जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है हमको, ग्रेचुटी बोनस उनको छोड़ देंगे, बाकी सारा कैश पेमेंट आप वो जोड़ेंगे सैलरी के अंदर। ऑल फैसिलिटीज़ जोड़ेंगे, जो भी सुविधाएं आपको मिलती है। ऑल अलाउंसेज जोड़ेंगे वो भी ग्रोस अमाउंट है। अलाउंसेज मतलब जैसा होता है ना, जैसे आपको चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है जो कि 100 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट है, तो जैसे आपको मिले 300 में 100 रुपये एग्जाम्प्ट हो गए 200, तो 200 तो नेट अमाउंट हो गया, लेकिन आप ग्रोस अमाउंट लेंगे। ग्रोस अमाउंट मतलब क्या, पूरा अमाउंट 300 लेंगे, हमें कितना एग्जाम्प्ट मिल रहा है उसका ध्यान नहीं रखेंगे। तो सैलरी का मीन भी हम बड़ा बढ़ गया है यहाँ पर, सैलरी मतलब सब कुछ ही लेना है सैलरी के अंदर लगभग। केंद्र सरकार के नियम वो योजना में किया गया भुगतान कर मुक्त होता है। यदि मान लीजिए इस तरह का कोई भी पेमेंट, यदि कोई ऐसे रूल सेक्शन में किया जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो इस तरह का कोई भी जो पेमेंट होता है वो पूरा पूरा एग्जाम्प्ट होगा, फिर बाद में ऊपर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ ये है, कभी कभी दुर्घटना या मृत्यु होने के कारण प्राप्त राशि कर मुक्त होती है। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई एम्प्लॉय लेबर है तो उसका ना हाथ आ गया, हाथ कट गया, या उसका हाथ फ्रैक्चर या गिर गया, वो वहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था, अब वो काम नहीं कर सकता, डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इस तरह की राशि यदि उस व्यक्ति को मिलती है, इन मजबूरियों कारण से मिलती है, तो वो पहले ही दुखी है, उसके ऊपर टैक्स सरकार नहीं लेगी। इस केस के अंदर उसे छूट दी गई है कि यार अब आपके अपंग हो चुकी हो, मृत्यु हो चुकी, तब इस केस में कम से कम कर से उसे माफ़ी कर दी जाए। निम्न के लिए हमेशा कार्य योग्य होगी, मतलब ऊपर सारी कैलकुलेशन है, हम इन व्यक्तियों कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है, अधीक्षक है, जो सुपरवाइजर करते हैं, ये मतलब बड़ी बड़ी कैटेगरी के ऑफिसर रैंक की जो सीटें हुई, इनके लिए हम कभी भी हम ये सर के ऊपर जो कैलकुलेशन है वो नहीं करेंगे। हम सारी समरी अमाउंट पूरी अमाउंट टैक्सेबल मान लेंगे,
क्योंकि अधिकतर इनकी स्किल इतनी अच्छी होती है कि ना जॉब छोड़े तुरंत वापस जॉब तुरंत ही मिल जाती है। उन लोगों के लिए परेशानी हो जाती है जो छोटे कर्मचारी होते हैं। ठीक है, आज मुझे यदि कोई जॉब से निकाल देता मैं तुरंत ही जॉब बना लूँगा मैं कहीं ना कहीं पर जॉब, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी, मेरे पास टैलेंट होगा, मेरे पास नॉलेज है, तो मैं तुरंत किसी भी कंपनी में तुरंत अप्रोच करूँगा और मुझे जॉब मिल भी जाएगा, मुझे अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल भी जाएगा। लेकिन जो मजदूर लेबर वर्क वगैरह होती है उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें तुरंत जल्दी से नहीं मिलता है। तो आपने हमें देख लिया कि हमारे पास में किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ था इसके अंदर, कि आपको कंपनसेशन है एक्चुअल अमाउंट 5 लाख रुपये और 15 डेज़ की सैलरी एवरेज पड़े सर पीरियड ऑफ सर्विस। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम पेंशन पे के जो क्वेश्चन हैं उसको सोल्व करते हैं, पेंशन को एग्जाम्पल से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप इंग्लिश के अंदर भी इसमें नीचे लिखा हुआ इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश टर्म्स का यूज़ करता ही हूँ तो आपको परेशानी होगी। निम्नलिखित प्रत्येक की परिस्थिति में निर्धारण वर्ष 19-20 मतलब असिस्मेंट ईयर दिया हुआ है आपको। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, असिस्मेंट ईयर, मतलब ये असिस्मेंट ईयर आपका हालांकि 1 साल आगे आएगा, मैं पुराने बुक से पढ़ा रहा हूँ इसलिए। असिस्मेंट ईयर दिया हुआ है 19-20। तो देखिए ये बात मैं पहले बता दूंगा, यदि असिस्मेंट ईयर 19-20 बोला है तो आपका जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर होगा हमारा 18-19। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर 18-19 निकालेंगे और 18-19 ने हमारी कितनी इनकम कमाई, हमने कितनी इनकम हमने अर्न करी है उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। असिस्मेंट 19-20 का मतलब है इससे ठीक है 1 साल पहले चलेंगे। 1 साल पहले कितना है, 1 साल पहले आया 18-19। अब 18-19 1 साल पहले गया। अब इसमें भी दो कहानी है कि एम्प्लॉय गवर्नमेंट भी हो सकता है और एम्प्लॉय प्राइवेट भी हो सकता है। तो मैंने कहा था प्राइवेट को चिंता नहीं है, प्राइवेट तो आपका कब से चलेगा, अप्रैल से लेकर चलेगा मार्च तक, जो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होता है ना आपका वैसे ही चलेगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं कि आपके पास में आपको यहाँ पर देख लिया आपने कि आपका जो असिस्मेंट ईयर है 19-20 है। 19-20 ये असिस्मेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर आपका कितना हो गया, 18-19। चलो सब 18-19 हो गया। अब एम्प्लॉय दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकता है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय तो उसके अनुसार ही चलेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। कैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से कब चलता है, अप्रैल से चलता है अपन को मार्च तक। इस केस में यदि बात करें तो 1 अप्रैल 18 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 19 में ख़त्म होएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो 1 मंथ आगे चलते हैं, 1 मंथ आगे चलते हैं तो उनका स्टार्ट होगा मार्च से फरवरी। मार्च से फरवरी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका 1 मार्च 18 से स्टार्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर और 28 फरवरी 2019 को ख़त्म होएगा। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कब तो हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्राइवेट एम्प्लॉय सब शब्दों पे हमें ध्यान देना है। अब देखिए असिस्मेंट ईयर एक टॉपिक एक आंसर, तो हमारा टेक्निकल पॉइंट ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर है वो जाने वाला है 18-19। तो 18-19 हमने कितना अर्न किया वो हमें लिखना है कैलकुलेशन के अंदर। अब देखिए ए राजस्थान सरकार, तो ये भी आपका एक आंसर हो गया। राजस्थान सरकार से 1000 प्रतिमाह पेंशन हो, तो राजस्थान सरकार से राजस्थान गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय उसी को मिलेगा, मतलब वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो प्राइवेट एम्प्लॉय नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो कैलकुलेशन आपकी स्टार्ट होगी कब से, मार्च 18 से स्टार्ट होगी और कब तक जाएगी आपकी कैलकुलेशन, फरवरी 19 तक। इस ड्यूरेशन में आपने कितना अर्न किया है वो हम देखेंगे। जैसे 1 दिसंबर से इन्होंने पर मंथ पेंशन मिलना स्टार्ट हुई है तो आप काउंट करेंगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये तो काउंट करेंगे भाई। अपन को मार्च से काउंट करना है लेकिन अभी पेंशन ही लेट स्टार्ट हुई है, पेंशन स्टार्ट होंगे दिसंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं लेंगे क्योंकि दिसंबर पूरा लेंगे क्योंकि 1 दिसंबर से हो रहा है। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ बनी 3 मंथ की सैलरी। 3 मंथ की सैलरी बनेगी, पर मंथ बनेगी तो 3 महीने की सैलरी 3 इंटू 1000 करेंगे आपके को 3000। तो आपका आंसर आएगा 3000 रुपये। इसके लिए कर योग्य इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी 3000 रुपये पर मंथ। इसके अंदर कोई परेशानी, फिलहाल आंसर इतना सही है उस शाम का। बस इसमें यही बात इंपॉर्टेंट थी कि आपको राजस्थान सरकार पर ध्यान देना था ताकि आप कैलकुलेशन फरवरी पर ही रोक दो, नहीं तो आपका आंसर 4 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो या 4000 आंसर का, जो भी गलत हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी 30 जून मिस्टर बी के बारे में बताया गया कि ये 30 जून 2018 को राजस्थान सरकार की सेवाओं से वापस हुई गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया। तो हम 18-19 ईयर आपका 18-19 से आप कैलकुलेशन कब से स्टार्ट करेंगे, मैं बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, कब से स्टार्ट करोगे आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे मार्च 18 से फरवरी 19 तक, ये कैलकुलेशन आप स्टार्ट करोगे। सेवानिवृत्त हुए उनको 31 दिसंबर 2018 तक 900 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 1 जनवरी 2019 को उन्होंने अपनी पेंशन के 2/3 भाग के स्थान पे एक मुश्त 1 लाख रुपए ले लिए। यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उनको 31 दिसंबर से 900 रुपये पर मंथ पेंशन मिलती है। ठीक है साहब, 31 दिसंबर से स्टार्ट हो गया आपको। फिर इन्होंने 1 महीना ही लिया,
देख लो यहाँ दिसंबर लिया और 1 जनवरी का प्लान चेंज करने का मूड चेंज हुआ। इन्होंने बोला कि मुझे 2/3 ऑफ पेंशन का जो पार्ट है वो तो मुझे लमसम पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो 2/3 पार्ट इन्हें 1 लाख रुपये जो अमाउंट बनी वो इनको एक साथ पेमेंट मिल गया है। अब इसमें कैलकुलेशन आपको समझना होगा, वहाँ आपको पहले ये याद आना चाहिए 18-19 से और मार्च 18 से फरवरी 19 से आप कैलकुलेशन करोगे। मैं इसके अलावा आपको आगे दोबारा इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। अब इसके अलावा नई कैलकुलेशन मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए। फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर 18-19, मार्च 18 से फरवरी 19 से हम काउंट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पेंशन कब से स्टार्ट हो रही है, 31 दिसंबर से, फिर जनवरी में फिर वापस माहौल चेंज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से हमारा मंथ आ रहा है 31 दिसंबर, नहीं सॉरी यहाँ पर ये बोला गया है उनको 31 दिसंबर 2018 तक 900 रुपये प्रति माह मिलती है, से नहीं तक, अप टू टिल टाइम सॉरी है ना, मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया है, गलत रीड कर लिया मैंने सर। यहाँ बताया गया है कि आपको 31 दिसंबर 18 तक टिल टाइम आपको 900 रुपये पर मंथ मिलती है। तो अब देखिए अब आप स्टार्ट करेंगे, अब स्टार्टिंग डेट यहाँ बताइए 30 जून को रिटायरमेंट हुए थे, ये बताया गया यहाँ पर कब रिटायर हुए थे, 30 जून को रिटायरमेंट हुए थे। तो जून तो 30 जून कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जून के बाद कौन सा आएगा, जुलाई, काउंट कीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 31 दिसंबर तक 900 रुपये प्रति माह मिलती है। तो आपको मैंने यहाँ जुलाई से काउंट किया, 30 जून कंप्लीट हो चुका, जुलाई से काउंट किया, जुलाई से 31 दिसंबर तक काउंट किए, तो मेरे आ गए 6 मंथ। 6 मंथ को मैं 900 रुपये से इंटू करूँगा तो ये मेरी मंथली पेंशन बनेगी 5400। इसमें कोई परेशानी, यहाँ तक अपनी कैलकुलेशन को 31 दिसंबर 18 तक टिल टाइम तक 6 मंथ हो रहे हैं यहाँ पर 900 रुपये प्रति माह, तो मंथली पेंशन बन गई 5400। एक आंसर आपका ये हो गया, इसे लिख लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा फिर यहाँ से। आगे आपको बताया गया है कि 1 जनवरी 19 से उसने अपनी पेंशन के 2/3 भाग के स्थान पर 1/3 भाग 2/3 भाग के स्थान पर 2/3 ऑफ पार्ट ऑफ पेंशन के लिए एक लमसम पेमेंट ले लिया है। तो आपने जो 900 रुपये था, अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो क्या आती है समझने वाली बात, 900 रुपये आपकी पर मंथ थी, 900 का 2/3 भाग आप एक साथ ले चुके, 900 का 2/3 आप निकालोगे तो मतलब आएगा 600 रुपये आपका आंसर। तो अब आपके पास कितने रुपये बच गए पर मंथ पेंशन के अंदर, पर मंथ पेंशन बच गए आपके 300 रुपये। आप चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो। हमें ये देखना है कि अब हमारी देखो जब 900 रुपये पर मंथ आपको मिल रहे हैं और जब आपका बहुत बड़ा हिस्सा आप एक साथ ले लेते हो तो आपकी पर मंथ पेंशन जाहिर सी बात है कम हो जाएगी वो आपकी। अब आपकी पर मंथ पेंशन कम हो जाएगी। अब आपने क्या हमको 900 रुपये प्रति माह है, इसमें से 2/3 भाग, इसका 2/3 भाग आप निकालो, कितना गया 600 रुपये। ये पर मंथ की कैलकुलेशन करें, ये अपन कहाँ कैलकुलेशन करें, पर मंथ वाली, जाना आप लिख लेंगे आप पर मंथ कैलकुलेशंस। तो 900 2/3 मतलब 600 रुपये, 600 रुपये आप इसका पेमेंट आपने एक साथ ले लिया। एक साल मतलब जो भी आपका जीवन काल, मान लिया भी आप 30 साल 40 साल जिंदा रहने वाले, तो साफ साफ कैलकुलेशन कर लिया और उसका अमाउंट 1 लाख रुपये बनकर आपको एक साथ दे दिया। तो आपने 2/3 तो लिया, अभी तो 1/3 और बाकी ना उसका, 2/3 लिया, 1/3 1/3 अभी तो और बाकी है। चाहे आप 900 में से 600 माइनस कर दीजिए तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये कर लीजिए, आप लिखेंगे कि 900 रुपये, 900 का 2/3 तो हमने ले ही लिया, अब भाई 1/3 बचा, तो 1/3 कितना बचेगा 300 रुपये। तो 300 रुपये आपके पर मंथ अभी तक पेंशन बाकी है। तो हमने देखा था कि 600 रुपये प्रति माह, 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपने नहीं 600 नहीं था, 6 महीने के लिए 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से अपना एक आंसर आ गया था 5400। ये कब से था, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक। अब हम आगे काउंट करेंगे, 31 दिसंबर काउंट किया, अब हम काउंट करेंगे जनवरी फरवरी, 2 मंथ से काउंट करेंगे, 2 ही मंथ तक काउंट करेंगे और 300 रुपये पर मंथ काउंट करेंगे। 300 कैसे आए थे, क्योंकि इसका 2/3 भाग है, वो तो आपने एक साथ ले लिया, 600 रुपये उठा दिया आपने, एक साथ ले लिया उसका पेमेंट। तो अब पर मंथ पेंशन में कितना बचा, 1/3 बचा, 1/3 कितना गया इसका 300। तो 300 2 ही महीने बचे आपके, जनवरी और फरवरी। मार्च हम नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तब यहाँ काउंट करें, इसका आंसर कितना गया 600। टोटल करेंगे तो कितना आंसर हो गया आपका 6000। इसमें कोई परेशानी, ठीक है। तो आपकी मंथली जो टैक्सेबल हो गई, मंथली सभी के लिए टैक्सेबल थी, वो टैक्सेबल ये बनेगी आपकी 6000। मैं पूरा लिख नहीं पाता हूँ, आपको थोड़ा शॉर्ट में समझना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन बड़ी छोटी होती है यहाँ पर डिस्प्ले। तो मंथली टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी हो गई 6000। ये तो सभी के लिए टैक्सेबल, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला अपने आंसर पर, ठीक है। बस कैलकुलेशन फ़र्क पड़ेगा कि हम केवल फरवरी तक काउंट करेंगे, सही ये था। तो ये एक कैलकुलेशन हो गई, तो इसको तो आप अलग से लिख देंगे। अब बात करते हैं आगे। अब आगे आपको बताया गया है कि इसका 2/3 पार्ट है, जो पेंशन का 2/3 पार्ट था वो आपने एक साथ ले लिया और एक साथ उसका अमाउंट उन्होंने कितना दे दिया आपको, 1 लाख रुपये दिया आपको डिपार्टमेंट ने। चूँकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो मैंने बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा
लोकल बॉडीज़ का एम्प्लॉई होगा, जो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय, उन सबके लिए ऐसा लमसम पेमेंट लेना सबके लिए एग्जाम्प्ट होता है। तो आप ये लमसम पेमेंट लेंगे, लमसम पेमेंट जो भी आपको मिला एक साथ 1 लाख रुपये, और इसके साथ आंसर लिखेंगे नीचे एग्जाम्प्टेड, मतलब टैक्स फ्री है ये तो, ठीक है। तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में, पूरा पूरा टैक्स फ्री है समझ में। क्यों फ्री है? क्योंकि ये राजस्थान सरकार का कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इसलिए इसे पूरा का पूरा टैक्स फ्री माना जाएगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी जरूरत नहीं है। अब आगे वाले के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं, आगे देखिए क्या कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें केवल 6,000 पर मंथ टैक्सेबल आएगा, 1 लाख पूरा एग्जाम्प्ट है। अब देखिए बताया गया आगे कि सी एक एम्प्लॉई है, 31 जुलाई 2018 को एक कंपनी से रिटायरमेंट होता है इनका, ठीक है, 31 2018 को, उनको 31 जनवरी 2009 तक। अब एक कंपनी से हो रहे थे, यहाँ नहीं बोला है गवर्नमेंट कंपनी से, प्राइवेट कंपनी ही माना है, कुछ नहीं बोले में प्राइवेट एम्प्लॉई मानते हैं। यहाँ बोला गया है कि 31 जनवरी 2019 तक 1200 रुपये प्रति माह पेंशन पाई है उन्होंने। तो एक कैलकुलेशन आप यहीं से कर लीजिए, जुलाई से रिटायरमेंट हुए हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कीजिए, जुलाई ख़त्म हो चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा लेंगे, 31 जनवरी आ रहा है इस कारण, तो वापस वही 6 मंथ बने। तो 6 मंथ तक तो इन्होंने 1200 रुपये प्रति माह लिया है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 6 मंथ तक तो आपने मंथली पेंशन लिए 1200 रुपये प्रति माह। तो आपके यहाँ कितने 12 शायद 7200 होते हैं, 7200 ये हो गई। इसके बाद आपने क्या किया, 1 फरवरी को अपनी पेंशन का 3/4 भाग, तो 1200 रुपये, अब यहाँ पर मैं चलो यहीं लिखता हूँ, जगह मेरे पास कम है, 1200 रुपये आपको पर मंथ पेंशन थी, इसका 3/4 भाग, आप 3/4 भाग निकालोगे तो आएगा 900 रुपये, ठीक है, 900 आएगा, 4 दिया 900 रुपये का। तो अब कितना भाग इसका बच गया, इसके अलावा भाग कितना बच गया, 1200 900 के कितने रुपये बच गए, 300 रुपये बच गए। तो ये भाग तो आपने पूरा एक साथ ले लिया, 900 रुपये के हिसाब से जो भी पेमेंट बनता था उसके अंदर यहाँ क्वेश्चन बताया गया है कि आपको 90,000 रुपये एक साथ मिल गए। कंपनी ने ऑफर कर दिया भाई आप 900 रुपये पर मंथ पेंशन छोड़ दीजिए, 90,000 रुपये एक साथ ले लीजिए। तो अब आपको यहाँ पर कितने रुपये प्राप्त हो गए, यहाँ पर 300 रुपये, 300 रुपये, 900 रुपये हमने ले लिए, 900 के हिसाब से हमने एक साथ पूरा पेमेंट 90,000 ले लिया, और 300 रुपये पर मंथ आपके बच गए। तो अब इसमें आगे सोल्व करूँगा, 300 रुपये आपका आंसर आए थे। अब देखिए 6 महीने की कैलकुलेशन हमने यहाँ पहले कर चुके हैं 6 मंथ के लिए। अब आपके यहाँ पर आगे केवल 300 रुपये पर मंथ पेंशन मिलेगी, क्योंकि आप इसका मेजर अमाउंट है 3/4 भाग है, वो तो आप एक साथ ले चुके हैं पेमेंट। अब हम काउंट करेंगे, हमारे कब तक काउंट कर लिया था हमने, 31 जनवरी तक तो हमने काउंट कर लिया पहले ऊपर ही, फिर जनवरी के बाद क्या फरवरी और मार्च तक काउंट करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो 2 महीने पूरे मार्च तक काउंट करेंगे। तो इनका कितना आंसर गया, 600 रुपये वापस यहाँ पर आ गया आंसर। टोटल मंथली पेंशन ये हो गई मंथली पेंशन, MP मतलब मंथली पेंशन है यहाँ पर 7,800 होंगे, इसमें कोई परेशानी, ये कैलकुलेशन हुई है अभी तक, 7,800 को मंथली टैक्सेबल मानी जाएगी। पे स्टार्टिंग 6 महीने तक ये स्टार्टिंग आखिरी के अंदर, क्योंकि आप इसका जो 3/4 भाग है, इसका 3/4 भाग है वो तो आप ले ही चुके हैं, एक साथ ले गए, उसकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे, वो लमसम पेमेंट होगा। ये मंथली वाली अपन ने कर ली, ये मंथली कैलकुलेशन चल रही थी हमारी, तो 2 मंथ्स की फिर 300 के हिसाब से होगी फिर बाद में, क्योंकि आप 3/4 भाग अब ले चुके हैं, वो आपको नहीं मिलेगा, वो अब केवल इतना ही मिलेगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है 1/4, चाहे तो हम 1200 का 1/4 निकालिया करो तो भी आंसर वही आने वाला है आपका 1/4। अब चलो चलते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या सोल्व करते हैं। अब हमारे पास मंथली पेंशन का तो हमने सोल्व कर ली, वो आया था हमारा आंसर 7,800 रुपये। अब आते हैं अपन लमसम पेमेंट के ऊपर। लमसम पेमेंट क्या होता है, हमने लमसम पेमेंट हमने रिसीव्ड पेंशन रिसीव्ड कितना हो गया, हमको रिसीव्ड अमाउंट कर दिया हमने 90,000। तो देखो वापस मैंने जो एग्जाम समझाया था, 90,000 कितनी पेंशन का पार्ट है, 3/4 का, तो 3/4 90,000 के बराबर है। तो हमने कहा था पूरे को अपन होल को 1 मान दे, तो 1 का आंसर कितना होगा, 90,000 90,000 डिवाइड बाय आएगा 3/4। तो 4 यहाँ ना लिखकर हम इसे इंटू में लिख देते हैं ऐसे। जब इसे हम 3 या 9 ऐसे इंटू करें सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 लाख, 3 चौके 12 1,20,000। तो टोटल पेंशन कितनी बन जाएगी, 1,20,000। आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं कैसे। पेंशन रिसीव 90,000, 90,000 किसके बराबर है, 3/4 के बराबर है 90,000। तो 1 कंप्लीट पेंशन को हम 1 मानेंगे, 1 बराबर हो गया 90,000। 3/4, 4 को यहाँ नहीं लिखेंगे, 4 यहाँ से हटकर ऊपर चल जाएगा मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो 4 ऊपर चल गया, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर है 1,20,000 रुपये। तो आपको पास में यदि मैं बोलूँ जो रिसीव्ड अमाउंट है पेंशन की, वो तो हो गई आपकी कितनी, वो तो हो गई आपकी 90,000 रुपये। लेकिन टोटल पेंशन बात करूँ कि आपकी साहब पेंशन कितनी बनी है आपकी, तो आप बोलेंगे पेंशन हमारी कितनी बनी, 1,20,000 रुपये। अभी मैंने सोल्व करी थी
1,20,000 आपकी पेंशन बन गई, इसमें कोई परेशानी, 1,20,000 आपकी पेंशन बन गई। अब चूंकि हमारा फॉर्मूला बताया गया था कि यदि आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, क्या आपका लो ये बोलता है कि ग्रेच्युटी यदि नहीं मिलती है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो आपको 1/2 भाग है जो पेंशन का, वो क्या है, कर मुक्त माना जाएगा, एग्जेम्प्ट माना जाएगा, टैक्स फ्री माना जाएगा पेंशन, और वो भी होल ऑफ पेंशन। तो होल ऑफ पेंशन आपको यहाँ कितनी बनी, 1,20,000। देखो 90,000 नहीं, 90,000 तो हमने रिसीव करी है, होल ऑफ पेंशन बनी आपको 1,20,000 आपकी पेंशन बनी, होल ऑफ पेंशन आपकी 1,20,000 बनी। उसका आप करेंगे 1/2 भाग इसका कितना हो गया, 60,000। 60,000 आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, 60,000 आपकी एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। अब देखो आपका आंसर क्या जाने वाला है। अब आपका आंसर जाएगा, ये तो एग्जाम्प्ट हो गई, आप यहाँ लेंगे टैक्स फ्री अमाउंट, हेडिंग लगाएंगे क्या, टैक्स फ्री अमाउंट कैसे, होल ऑफ अमाउंट आ गई 1,20,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 1/2 और 60,000 रुपये, तो ये टैक्स फ्री अमाउंट आ गई है। अब टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखिए, रिसीव्ड अमाउंट कितनी करी आपने, आपने रिसीव किया 90,000, ठीक है। टैक्स फ्री कितना मिला हमको, टैक्स फ्री हम कैलकुलेशन कर ली कितनी, 60,000। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी हो गई फिर आपकी, 30,000। ये तो गई लमसम पेमेंट में से टैक्सेबल। ये कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं हम, लमसम पेमेंट के लिए, जो पेमेंट आपको एक साथ मिला ना उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। भाई रिसीव करी 90,000 रुपये, एग्जाम्प्ट हमने ऊपर कैलकुलेशन के लिए 60,000 रुपये, तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी को टैक्स फ्री हम माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट, तो टैक्सेबल अमाउंट आ गई आपकी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़ आ गई। तो अब आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगी यहाँ पर, याद कीजिए अभी अभी ऊपर कैलकुलेशन की थी 7,200 और 600, 7,800 तो आई थी पर मंथली पेंशन आई थी 7,800। और अभी अभी यहाँ हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक लमसम पेमेंट के अंदर आया, टैक्सेबल इनकम जो आई थी लमसम पेमेंट के अंदर, लमसम पेमेंट वो आ गया 30,000। आप पूरे हेडिंग नाम देते हैं अच्छी तरह से लिखेंगे 37,800। तो ये आपके लिए पूरी अमाउंट टैक्सेबल होनी चाहिए। दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, पर मंथ की अलग करेंगे, लमसम की अलग करेंगे, फिर आखिरी में लाकर जोड़ देंगे आप इसे, ठीक है ना। इसमें कोई परेशानी नहीं आया तो एक बार वापस आप रिवर्स करें मेरे वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बताया गया कि आपके आंसर पे क्या असर होगा यदि 60,000 रुपये ग्रेच्युटी के अमाउंट पे मिलती है आपको, तो अमाउंट हमें चाहे 1 रुपये मिले ग्रेच्युटी का, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट मिल रही है या नहीं मिल रही, ये बात है कंसिडरेबल करने वाली। 10 रुपये मिल रही है, 20 रुपये मिल रही है, करोड़ मिली है, 60 करोड़ मिली है, 50 करोड़ मिले, हमें उससे मतलब नहीं है, अमाउंट मिल रही है। अमाउंट मिल रही है तो हम 1/2 की जगह आपको बताया गया था 1/3 कर देंगे, तो 1,20,000 होल ऑफ अमाउंट हो गई, 1,20,000 होल ऑफ अमाउंट हो गई, तो इसका 1/3 करेंगे आप, तो 1/3 कितना गया, 40,000। अब आपकी 40,000 एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। तो टोटल अमाउंट रिसीव करी थी आपने कितने, 90,000, 90 में से आपने 40 माइनस कर दिए, तो आपके पास कितनी टैक्सेबल आ गई अमाउंट आपके पास 50,000। और मंथ पर मंथ निकाल रहे तो उसमें कितनी गई थी, 37,800, ओ सॉरी 37,800 नहीं, सॉरी 7,800, 7,800 वहाँ थी, ये 50,000 ये और 7,800 ये। थोड़ा सा मेरे जो शब्द हैं उन पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ लिखने के लिए जगह बड़ी कम होती है, ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा। 90,000 में 40,000 टैक्स फ्री हमने कैलकुलेशन कर ली, 40,000 कैसे, 1,20,000 का 1/3 मार्क, क्योंकि लो ये बोलता है कि 1/3 ही अब एग्जाम्प्ट मिलेगा, आपका अमाउंट में 40,000, 90,000 हमने रिसीव करी, रिसीव में 40,000 माइनस कर दें, कितने बच गया आपका आंसर कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो 50,000 तो ये और पर मंथ वाला 7,800 ये, तो 57,800 आपका आंसर बनेगा इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन ये नीचे दिया हुआ है आपको, इसका आंसर है पूरा सोल जो आंसर है वो नीचे डाल रखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी है। आप इसका आंसर नहीं देखेंगे, जो मैंने कैलकुलेशन करी उसको लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको लिखने का पैटर्न मिले, फिर आप इससे मिला लेना, ठीक है ना, फिर चाहे आप इससे मिला लेना। इसमें बेसिक कैलकुलेशन करिए, ये यहाँ देख लीजिए, ये यहाँ पर 1,20,000 लिखा है, इसका मतलब ये 1,20,000 है, 90,000 छाट होती है, 1,20,000, ये 60,000 एग्जाम्प्ट होगी, ये 40,000 एग्जाम्प्ट होगी, इस तरह से कैलकुलेशन करी है। इसके बाद में 3.16 है, इसका क्या था ये अपन बाद में करेंगे, ये VRS वाला क्वेश्चन है, तो VRS वाला क्वेश्चन अभी तो टॉपिक मैंने अभी लिया नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने नोट्स में ले लिया है ऐसे। तो इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें सोल्व करेंगे। अब तक की जो भी मेरी वीडियो से पुरानी वीडियो वो देखें, समझे इन्हें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आप मेरी स्पीड कम है ज़्यादा है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। आज के मैंने 2 टॉपिक लिए हैं, इनको दोनों को आप अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे, और याद करने का मतलब ये है बस आप सर निगाहों से देखेंगे, ये नहीं है डीपली आपको याद होना ही चाहिए बस। लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तब आपको लो याद नहीं आ रहा है तो आप उसमें लो में जाएंगे, उस लो को अच्छी तरह देखेंगे, उसको समझेंगे, फिर बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं मान लें कि 1/2 ही होता होगा, 1/3 ही होता होगा। क्वेश्चन सोल्व करते समय आप वहाँ लो में जाकर देखेंगे, जो नोट्स उसमें जाकर देखेंगे वहाँ 1/3 लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो एंड तक, ईयर एंड तक आपको पूरे चीज़ अप टू डेट याद हो जाएगी, बिना किसी एडिशनल कोशिश के, मतलब एडिशनल प्रयास के। तो आप इस पर ध्यान करें। थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे यहीं से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। गवर्नमेंट का मेरे ऊपर डायरेक्शन है, प्रेशर नहीं है, मैं चाहूँ तो बनाऊँ, चाहें तो नहीं बनाऊँ।
लेकिन मैं आपके लिए अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।